रही है, और उस पर भी मैंने जाने का काम किया। लेकिन ये सैटेलाइट और ये सरकार, हमारे पूर्व जनजाति आयोग के अध्यक्ष जी ने कहा कि 2005 से पहला बैठा हुआ हर आदिवासी को पट्टा मिलना चाहिए। लेकिन सरकार क्या कह रही है? सैटेलाइट से देखेंगे, जिसका मकान है उसको देंगे। और हमारा मकान क्या छत वाला रहता है कि झोपड़ी वाला रहता है? ये सैटेलाइट, ये सरकारें झोपड़ी वाला जो मकान है, हमारा केलूपोस मकान है, जो हमारा कुआं है, उसको मकान नहीं मान रही है। जो चार दीवारी बनी हुई है, जिसकी छत लगी हुई है, उसी को वो मकान मान रहे हैं। अगर इस स्थिति में हमारे अध्यक्ष अगर कह के जाते हैं क्या हमें मिलेगा पट्टा? आज देश के अंदर जो स्थिति, इसके अलावा क्या बटे? इनसे ज्यादा तो लड़ रहे धर्मों में, पार्टियों में। कोई हिंदू बन गया, कोई ईसाई बन गया, कोई बौद्ध बन गया, कोई जैन बन गया, कोई मुस्लिम बन गया। पूर्व वक्ता ने कहा था कि आपस में ही लड़ रहे हैं, और मेरा जहां तक आकलन है, अगर हम नहीं समझे तो यह लड़ाई और तेज होने वाली है। जिस तरह मणिपुर में हुआ, इसी तरह छत्तीसगढ़ में हो रहा है। आज एक चीज हमने देखी, देश के अंदर छोटी सी कुछ घटना हो जाती है, हाहाकार मच जाता है, मीडिया हो, सरकार हो, न्यायालय हो, कोर्ट हो, संज्ञान ले लेती है। लेकिन आज भारत देश के अंदर पिछले 1.5 साल में 300 से 400 आदिवासी नक्सलाइट के नाम से मारे गए। इस पे किसी ने संज्ञान क्यों नहीं लिया? इस पे यहां पर भी बात नहीं हो रही है। हम कह रहे हैं एक तीर एक कमान, तो क्या छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा वाले आदिवासी एक तीर एक कमान के अंदर नहीं आते? सलमा जुडो चला 2005 से 2008 तक छत्तीसगढ़ झारखंड के अंदर। मैंने पार्लियामेंट में क्वेश्चन लगाया, सरकार को पूछा कि सलमा जुडो चला अभियान, कितने आदिवासी मरे? सरकार कह रही है हमारे पास कोई फेक्ट आंकड़ा नहीं है। इंसान मरा है, भारत देश का नागरिक मरा है, और सरकार कह रही है कि हमारे पास पूर्ण कोई आंकड़ा नहीं है। हजारों बहन बेटियों के साथ बलात्कार हुए थे सलमा जुडो में। उस समय भी अभियान यही चला था, नक्सली उन्मूलन। आज भी अभियान चलाया जा रहा है, नक्सली उन्मूलन। अगर नक्सली उन्मूलन होना था 2005 से 8 तक सलमा जुडो चला, तब क्यों नहीं हुआ? आज अभी चला रहा। मैंने देश के गृह मंत्री जी से भी यह सवाल लगाया, पूछा है कि जिस आदिवासी 14 साल की बच्ची को हाथ में हथियार मिला है, क्या वो पैदा होने से पहले ही हथियार लेके आई थी? क्या बात? 14 साल 15 साल की बच्ची, वो चाइना के हथियार हैं। आप सभी न्यूज चैनल में देख रहे होंगे, जो हथियार आदिवासियों से बराबर हो रहा है, क्या वो आदिवासी चाइना जाके हथियार लेने गया? उन आदिवासियों को हथियार पकड़ाने वाले कौन उद्योगपति है, कौन राजनेता है? जब तक इनका खुलासा नहीं होगा, आदिवासी इधर भी रहेगा, फौज में भी आदिवासी, उधर भी आदिवासी। मर कौन रहा है? आदिवासी बन रहा है। आदिवासी नहीं होती देश का किसान कौम का, गरीब कौम का आदमी मर रहा है, वो भी फौज में कौन जाएगा? क्या उद्योगपति अडानी अंबानी का नेता बेटा जाएगा फौज में? आज देश के अंदर हजारों हेक्टर, लाखों हेक्टर जमीन पिछले 5 सालों के अंदर लीज पे दिए फॉरेस्ट। एक चीज देखा, मेरे अंदर भी पहले डर था, जो कोई कार्यक्रम कराते हैं उनको भी डर रहता है कि कोई कुछ बोल नहीं दे, पीछे हमारे को पुलिस पूछेगी। डर से लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी, डरोगे तो मरोगे। हम सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं तो लड़ना पड़ेगा। अगर हम जो बात बोल रहे हैं, सरकार लिख के दे दे ये गलत है, जो बात हम पार्लियामेंट में बोल सकते हैं, वो बात इस मंचों से भी होनी चाहिए आप लोगों के द्वारा। मैंने कहा था मुझे बारी नहीं मिलेगी, चलेगा। मैंने यह भी कहा था कि मुझे नहीं बोलना, मैं सुनना चाहता हूं। साथियों, मैंने पिछले सम्मेलन आयोजन कमेटी का सम्मान करता हूं सभी का। मैंने पिछली बार में कहा था कि हम जो हर साल आयोजन करते हैं, जितने जो वक्ता अपनी बात रखते हैं, एक मेमोरेंडम बनाए, प्रस्ताव बनाए, और वही डेलीगेशन राष्ट्रपति से मिले, प्रधानमंत्री से मिले, सारे राज्यों के मुख्यमंत्री से मिले। ये करना पड़ेगा। बाकी हम सांसद बन जाएंगे, विधायक बन जाएंगे, इनमें से बेटे फिर जो जिनके मंशा है वो बन जाएंगे, होना कुछ नहीं है। देश के अंदर 47 आदिवासी सांसद आते हैं। मेसा कानून 2.5 से 3 करोड़ आदिवासी नगर निकाय, नगर पालिका क्षेत्र के अंदर आज अतिक्रमणकारी के रूप में उसकी पहचान की जा रही है। 2.5 से 3 करोड़ आदिवासी म्युनिसिपल एक्ट शेड्यूल्ड एरिया के अंदर स्पष्ट कहा गया है। और इसका मैंने पार्लियामेंट में 2001 से, साथियों एक बात से जानना आज कि देश की संसद को भी देखा है, राजस्थान की विधानसभा को भी देखा है, लेकिन हर कानून आता है जिस बजट सत्र में आता है उसी बजट सत्र में पास हो जाता है। लेकिन आदिवासियों के कानून 20 साल हो गए, 25 साल हो गए संसद में आने के बावजूद भी रुके हुए। मेसा कानून 2000 में आया, 2003 में इसकी कमेटी की रिपोर्ट आ गई और आज तक पेंडिंग पड़ा हुआ है, क्योंकि वो आदिवासी के हित का था। मेसा कानून आता तो शहरीकरण के इलाके में जो आदिवासी रह रहा है उसको विशेष राइट मिलते, उसकी जमीन रिजर्व हो जाती। मैं समझता हूं समय काफी हो गया है। इस कार्यक्रम में हजारों किलोमीटर से दूर से आए लोग, कोई 300-400 किलोमीटर से दूर से आए, कोई गरीब अमीर परिवार वाला नहीं आया इस पंडाल में, सभी गरीब परिवार से आए हुए लोग हैं। क्योंकि अमीर तो आरक्षण ले लिया, नेता बन गया, अधिकारी बन गया, अपनी मस्ती में आधुनिक सुख सुविधाओं को संभोग करने में मस्त है। सारे ऐसे नहीं होंगे, 10% हैं हमारे बीच में अधिकारी कर्मचारी आए हुए, इनका सम्मान करता हूं मैं। लेकिन अधिकतर रिजर्वेशन का लाभ लेके हुए घर पे बैठे हुए। इस पंडाल में मजदूरी करने वाला भाई आया हुआ है। और ये बात भी समझना भाइयों, आजादी की लड़ाई देख लो, अंग्रेजों से लड़े हो, मुगलों से लड़े हो, राजा रजवाड़ा से लड़े हो, उनसे लड़ाई किसने लड़ी है? आदिवासी ने लड़ी है। और आदिवासी में भी किसने लड़ी है? जो गरीब था उसी ने लड़ी है भाइयों।
बिरसा मुंडा को हम याद करते हैं, वो गरीब परिवार से थे। संविधान सभा में जयपाल सिंह मुंडा ने बात रखी थी। और एक बात सबको जानना पड़ेगा कि संविधान सभा में अगर जयपाल सिंह मुंडा नहीं होते, 1875 का जो अधिनियम है, जो हमारे प्रावधान थे, जो 1950 के संविधान के अंदर सम्मिलित नहीं होते, वो जयपाल सिंह मुंडा को आज हम भूलते जा रहे हैं। साथियों, बातें अनेक हैं, लेकिन मेरी 2 से 3 बातें आपसे अपील है। अधिकतर सरकार पे भरोसे मत रहिए, सरकार को मजबूर करिए कि वो हमारे भरोसे रहे। उल्टा करना है, हम सरकार के भरोसे नहीं, सरकार समय आने पर लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है उस दौरान हमारे भरोसे बैठे, यह तय करना है। वो कैसे करना है आप समझ जाओ। और एक चीज देखी मैंने, 13 करोड़ के आसपास आदिवासी है, इसमें से 29 राज्य हैं, और 29 राज्यों में सबसे ज्यादा आदिवासियों की संख्या किस राज्य में है? सबसे ज्यादा आदिवासी संगठन किस राज्य में है? सबसे ज्यादा आदिवासी एसटी रिजर्व एमएलए सीट, एमपी सीट किस राज्य में है? सबसे ज्यादा अत्याचार, भेदभाव, एट्रोसिटी, जल जंगल जमीन से उजाड़ा किस राज्य में हो रहा है? मैंने कुछ नहीं बोला है, आधों ने बोला है, आधे चुप है, कंफ्यूज है। वो आप सवाल ढूंढते रहना। और सबसे ज्यादा आदिवासी संगठन किस राज्य में बने हुए हैं? इस देश में एक ट्रेड चल रहा है अभी, उस ट्रेड को भी समझना है। ट्रेड ये चल रहा है कि कोई सामाजिक घटना होती है, सामाजिक आंदोलन होता है, और वहां थोड़ा पढ़ा लिखा आदमी जाके तेज तर्रार भाषण दे देता है। अब भाषण दे देता है तो सबकी निगाहें उस व्यक्ति की तरफ होती है, तो वो लीडर बनता है। और जो लीडर बनता है तो मनुवादी सोच के बनी हुई पार्टियां उसका शिकार करती है। क्या करती है? शिकार करती है। पहले भावतोल करती है, और भावतोल में नहीं जमता है तो वो शिकार करती है। यह हो रहा है, मैं किस राज्य में, किस देश में, किस समाज में हो रहा नहीं, लेकिन यही ट्रेड चल रहा है कि कहीं सामाजिक एक्टिविटीज हुआ, कहीं एट्रोसिटी हुआ, कहीं जल जंगल जमीन की बात हुई, 500-500 लोग इकट्ठे हुए, 1-2 नेता जाएंगे, वह भाषण देंगे जोरदार, उनकी वैल्यू बढ़ेगी, और राष्ट्रीय पार्टियां बनी बनाई लीडर को खरीदने का काम करती है। अगर वो नहीं खरीदा जाएगा तो वो जेल की सलाखों के पीछे होगा। अब आपको तय करना है, यह बड़ी विडंबना है। कहोगे राजकुमार रोज तो कह रहा है ऐसा करना भी है, और फिर कह रहे ऐसा नहीं भी करना है। यह कंफ्यूजन है, यह बड़ी विडंबना है कि हमें सही व्यक्ति को, सही विचारधारा को कैसे चॉइस करना, यह आप पे छोड़ के जाना चाह रहा हूं। हमें विवेकशील बनना है, सोचने समझने की शक्ति डेवलप करनी है। यह बात जरूर है कि आदिवासी समुदाय बोला है, लेकिन इस समुदाय को कुछ लोग इस बोलेपन का फायदा उठाते हैं। और अंतिम में एक बात कहना चाहूंगा कि मेरे लिए तब सुनोगे आप, मेरा साथ तब दोगे, मैं सही नीति पे चलूंगा, सही बात के लिए लड़ूंगा, मेरी कथनी और करनी में अंतर आएगा, उस दिन राजकुमार रोध की भी नहीं सुनी जाएगी। देश के अनेक संगठन हैं, आदिवासी एकता परिषद पे पूरे देश के आदिवासियों की निगाहें हैं। इस पंडाल में लाखों लोग हैं, लेकिन करोड़ों लोग यूट्यूब के माध्यम से घर बैठे हुए आदिवासी एकता परिषद के कार्यक्रम को आज देख रहे हैं। वो हमारा अध्ययन कर रहे हैं। मेरा अनुरोध है, इस छवि को बरकरार रखना, यह कारवा बढ़ना चाहिए। हमें स्वच्छ सही नीति से इस संगठन को चलाना है। मैं एक आदिवासी समुदाय का एक मामूली आदमी होने के नाते मेरा हमेशा सहयोग रहेगा। विचारधारा उद्देश्य कुछ हो सकते हैं अलग, लेकिन आदिवासी समुदाय के हक अधिकार, उनको एकजुट करने की बात आएगी, राजकुमार रोध खड़ा रहेगा। लेकिन मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है कि कथनी और करनी में अंतर मत आने देना, नीति सही रखना। अगर नीति में, मेरी और कथनी करनी में, मेरा उदाहरण ले लेता हूं, फर्क आ गया, समाज आज कारवा है, लेकिन नीति और करनी और कथनी में अंतर आ गया, पीछे कोई नहीं मिलेगा कुछ समय बाद। इस बात को ध्यान रखना सभी। समाज को जरूरत है, समाज हर बार ठगा गया है, हर व्यक्ति से ठगा गया है, हर संगठन से ठगा गया है। हम प्रयास करते हैं, हम सबको मिलकर प्रयास करना है, क्योंकि एक बार कोई लीडर बनता है और वो कोई गड़बड़ कर देता है, समाज ठगा हुआ महसूस करता है। कोई संगठन बनता है, उस संगठन से आस लगती है, अगर वो संगठन कथनी और करनी में अंतर कर देगा तो समाज ठगा हुआ महसूस करेगा। भाइयों, आजादी के बाद से हजारों बार आदिवासी समाज ठगा हुआ है, व्यक्तियों के द्वारा, संगठनों के द्वारा। हम प्रयास करो, आप ज्यादा कुछ नहीं कर पाओगे चलेगा, लेकिन कथनी और करनी में अंतर मत आने देना, और सही नीति से, निष्पक्ष नीति से हमें आगे बढ़ना है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद, आभार। जय जोहार, जय भारत, जय भील प्रदेश, जय संविधान। एक तीर एक कमान, एक तीर एक कमान, इस नारे की भावना है, इसको जिंदा रखना। जय जोहार।